गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज क्लास फॉर 11th एंड 12th। और हम लोगों ने एक और सीरीज शुरू की थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद, एडियम्स, मुहावरे। तो मुहावरे में हमने शुरू के 15 पढ़े थे और हम अब उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और एक चीज बेटा, आप लोग पढ़ा करो, कुछ करना नहीं है, मेहनत मैं कर रहा हूँ। बस आप क्या करो, अभी आपको मोबाइल अगर आपके पास है नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है, आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए मिल रहा है, तो आप जैसे आप कोई और काम करते रहो, बस वीडियो चला कर रख दो। आपको कुछ करना नहीं, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूं जो आपको देखना पड़े, बस सुनते रहो। और याद रखना, जब आप पढ़ोगे तभी आप कंपटीशन में सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो आप जब सो रहे होते हो ना, तो कोई दूसरा पढ़ रहा होता है। और जब दोनों साथ रहो, जब दोनों साथ मिलोगे आमने सामने ना, तो पढ़ने वाला तुमसे आगे निकल जाएगा। फिलहाल इस बात को ध्यान रखो और आप लोग देखा करो। मुझे नहीं लगता, कुछ बच्चे तो देखते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सब नहीं देख रहे हो आप लोग। ये जरूरी चीजें हैं अभी 11 12 के लिए भी और आगे की क्लासेस के लिए भी। फिलहाल चलते हैं हम 16 पर। 16 है बेटा, स्क्वायर डील। स्क्वायर डील, ठीक है। स्क्वायर डील, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा निष्कपट व्यवहार। निष्कपट व्यवहार, स्क्वायर डील ये मुहावरा है, एडियम्स है। एडियम है, इसका हिंदी में अर्थ होता है निष्कपट व्यवहार, और इंग्लिश में होता है ए फेयर बार्गेन। वैसे बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, लेकिन यहाँ पर आप व्यवहार मान लो, एक सुंदर व्यवहार। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया है, या तो इंग्लिश में अर्थ पूछेगा, ऑप्शन देना होगा तो इंग्लिश में अर्थ पूछेगा, या तो सीधा सीधा कहेगा कि यूज इन योर सेंटेंस टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। मतलब आप अपने सेंटेंस में यूज करके इस इडियम की मीनिंग को कंफर्म करो, या ऐसे यूज करो कि ताकि उसकी मीनिंग स्पष्ट हो जाए। तो चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हम लिखे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट a square deal from a cunning man. We cannot expect a square deal. हम एक निष्कपट व्यवहार की आशा नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। हम एक निष्कपट व्यवहार की आशा नहीं कर सकते, किससे? फ्रॉम अ कनिंग मैन, मतलब एक धूर्त आदमी से। मतलब धूर्त आदमी कभी निष्कपट व्यवहार नहीं करेगा, वो अपने मतलब का कुछ ना कुछ रखेगा। चलो चलते हैं हम लोग 17 पर। 17 हमारा क्या है? 17 है, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कॉमन सा है, वो एडियम्स में रखा गया, लेकिन उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। एट एवरी स्टेप मतलब हर कदम पर। एट एवरी स्टेप मतलब हर कदम पर। और इंग्लिश में अर्थ इसका हो जाएगा ऑलवेज। एट एवरी स्टेप हिंदी में हर कदम, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ऑलवेज। एक वाक्य बनाना हो तो बना लो, आई फेस डिफिकल्टी इन माई लाइफ एट एवरी स्टेप। मेरे जीवन में मैं हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करता हूँ। आगे चलते हैं 17 पर। मैंने ओरली बता दिया, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ। 17 ही है आगे मेरा। एट द 11th आवर, ये सही है। एट द 11th आवर, ठीक है। एट द 11th आवर, शाब्दिक अर्थ क्या है? 11वां घंटा। चलो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि पूरा एक दिन 24 घंटे के होते हैं, लेकिन मान लो कि 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। अब उस 12 घंटे दिन या रात में से 11 घंटा बीत जाए, मतलब आप 11वें घंटे में पहुंचो, तो क्या कहोगे? मतलब दिन की बात करो कि दिन में अगर आप 11वें घंटे कहीं पहुंचो, तो क्या कहोगे कि दिन खत्म होने वाला है ना। तो इसका अर्थ भी क्या है? अंत समय पर।
अंतिम समय पर। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? अंतिम समय पर। इसका हिंदी में अर्थ है बेटा अंतिम क्षण में, ठीक है। और इंग्लिश में है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षण पर। याद करना आसान है, एट द 11th और वही 12 वाला आप दिमाग में बिठा के रखोगे ना, आपको याद है। जैसे 12 घंटे का दिन आप एग्जाम्पल के रूप ले लो, तो अभी 11वें घंटे में अगर पहुंच रहे हो तो दिन खत्म होने वाला है, और इसका अर्थ भी वही है, एट 11th आवर। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। राम केम टू सी हिज फादर, sorry, his father नहीं, his dying father, his dying father at the 11th hour. Ram came to see his dying father. राम अपने मरते हुए पिता को मिलने आया, कब? At the 11th hour मतलब अंतिम क्षण में। चलते हैं 18th पर। 18th क्या है हमारा? 18th है at his fingers end, या टिप्स भी आता है। टिप्स, टिप्स मतलब क्या है? जिसको पोर कहते हैं, उंगली का ये पोर, इसको क्या कहते हैं? टिप्स। लोग देखते ना ऐसे ऐसे करके, कुछ बच्चे छोटे गुड़ा भाग करते रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं। तो मतलब भी वही है, एट हिज फिंगर एंड या टिप्स का मतलब जो उसकी उंगलियों पर हो। उंगलियों पर मतलब इसका हिंदी में अर्थ है हर समय याद, हर समय याद हो जिसको, हर समय याद। एट हिज फिंगर्स एंड या टिप्स का मतलब क्या है? हर समय कोई चीज जिसको याद रहे, ठीक है। और इंग्लिश में अर्थ होता है रेडी इन माइंड, मतलब जो दिमाग में हमेशा तैयार हो, और तैयार मतलब जो हमेशा याद हो, ठीक है। अब एक वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। द रूल्स ऑफ ग्रामर, द रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट हिज, ठीक है। यहाँ हिज की जगह माई भी आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। एट हिज फिंगर्स एंड, ठीक है। ग्रामर के जो रूल है वो उसको हमेशा याद रहते हैं। चलो आगे चलते हैं अगले वन वर्ड सब्जेक्ट, सॉरी इडियम्स पर। अगला है बेटा एट अ स्टोन, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर, मतलब अगर एक पत्थर उठाओ, ये शाब्दिक अर्थ मैं बता रहा हूं, इसको आप समझ लोगे तो याद करना आसान। जैसे एक पत्थर आप फेंको, कितनी दूर फेंक सकते हो? 100 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 100 या 120 मीटर, तो ये बहुत दूरी नहीं है ना। तो इसका अर्थ भी है एट ए स्टोन थ्रो मतलब नजदीक, बहुत दूर नहीं, नजदीक इसका अर्थ है, ठीक है। इसका अर्थ है पास, पास या नजदीक। और इंग्लिश में अर्थ क्या है? नियर, नियर मतलब नजदीक, ठीक। अब वाक्य में प्रयोग कर लो। माई स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। ये समूहपुर वाले बच्चे लिख सकते हैं कि मेरा स्कूल एट ए स्टोन थ्रो, एट ए स्टोन्स, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब पास ही है, फ्रॉम माई हाउस मतलब मेरे घर से। चलते हैं आगे हम चलते हैं आगे। अगला है बेटा
ए हॉर्स लॉफ, ये सारे एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल 2010 के बाद, हाँ 15 16 17 18 19 20 किसी न किसी साल आए हैं। देखो ये बढ़िया है, अ हॉर्स लॉफ, अ हॉर्स लॉफ शाब्दिक अर्थ क्या है, घोड़े की हंसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घोड़ा हंसता है रोता है किसको पता चलता है, ठीक है। हॉर्स लाफ मतलब होता है बेटा व्यंग्यात्मक हंसी, मतलब किसी को हम मजाक बनाते हुए जब हम हंसते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम हॉर्स लाफ कहते हैं। कभी कभी आपके क्लास के बच्चे आपके ऊपर हंसते होंगे, ठीक है, या आपके कुछ घर में गांव में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं जब हंसते हैं, दैट इज इन इंग्लिश हॉर्स लाफ। स्पेलिंग सॉरी, पहले हिंदी में अर्थ देख लो, व्यंग्यात्मक हंसी, व्यंग्यात्मक हंसी, ठीक है। इंग्लिश में है, इंग्लिश में है आयरोनिकल लाफ। आयरोनिकल का मतलब भी होता है व्यंग्यात्मक, मजाक बनाते हुए हंसना, ठीक है। अब वाक्य देख लेते हैं। माई नेवर, माई नेवर मिस्टर शर्मा had a horse laugh on me, ठीक है। माई नेबर मिस्टर शर्मा, मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा ने मेरे ऊपर हॉर्स लाफ की, मतलब मेरी व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई। चलते हैं आगे, अगला है हमारा, अगला है एट ऑन्स विट्स एंड, एट ऑन्स विट्स एंड, एट मतलब पर, ऑन्स मतलब किसी के, विट्स मतलब बुद्धि, एंड मतलब खत्म होना, मतलब किसी व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाए। हिंदी में क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करें क्या ना करें ये समझ में ना आए, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एट वंस वेट्स विट्स एंड, ठीक है। हिंदी में है किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब क्या करें क्या ना करें जो समझ में ना आए। इंग्लिश में अर्थ होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब नॉट नोइंग मतलब ना पता हो, व्हाट टू डू मतलब क्या करना है, ठीक। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। आई वॉज एट माई, यहां ऑन्स की जगह अगर आई सब्जेक्ट है तो माई लगा लेंगे, ठीक है, और यहां वन सब्जेक्ट है तो वंस हो जाएगा। आई वॉज एट माई वेट्स एंड व्हेन आई हर्ड दैट माई ग्रैंडफादर डाइड, ठीक है। आई वॉज एट माई वेट्स एंड, ठीक, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, व्हेन आई हर्ड, सॉरी HERD, व्हेन आई हर्ड जब मैंने सुना, दैट माई ग्रैंडफादर डाइड कि मेरे दादाजी मर गए। चलो चलते हैं अगले पर, अगला है हमारा, अगला अच्छा है बेटा, ए डॉग इन मैनेजर पॉलिसी, ए डॉग इन मैनेजर पॉलिसी, ठीक है। कभी कभी बेटा ये पॉलिसी नहीं देता, केवल ए डॉग इन मैनेजर भी देता है, दोनों का अर्थ यही है बेटा, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला स्वार्थी कार्य, ठीक है, स्वार्थी कार्य।
दूसरों को हानि पहुंचाने वाला स्वार्थी कार्य। बड़ा मजेदार ये मुहावरा है, ए डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। मतलब ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें आपका फायदा हो ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए। जब ऐसा कार्य करेंगे, ऐसे कार्य को ही हम क्या कहते हैं, डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा, जो पालतू कुत्ता होता है वो किसी के यहाँ बांधा जाता है, तो बाहर से अगर कोई गाय आकर घास चरने लगती है तो कुत्ता भौंकने लगता है। उसी पर ये बना है ये मुहावरा, कुत्ता भौंकने लगता है। तो क्या, क्यों भौंकता है कुत्ता? कुत्ता क्या घास को खाएगा? नहीं खाएगा ना, लेकिन गाय को भी नहीं खाने देगा, इसलिए वो भौंकता है। इसलिए इस मुहावरे में डॉग इन मैनेजर का मतलब यही है, कुत्ता जब देखभाली करेगा घास की, तो खुद तो घास खाएगा नहीं, कुत्ता घास तो खाता नहीं, दूसरों को भी खाने नहीं देगा। ठीक है, तो वही, हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारा खुद का फायदा तो हो ही नहीं और किसी दूसरे का भी फायदा हम न होने दें, तो उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। इंग्लिश में ये होता है बेटा इसका सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश पर्सन causing harm to others। ठीक है, एक स्वार्थी आदमी जो दूसरों को कष्ट का कारण बन रहा है। ठीक, एग्जाम्पल वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, some people act as a dog in manager policy in this society। ठीक है, सम पीपल एक्ट, कुछ व्यक्ति कार्य करते हैं, एज डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। ठीक है, डॉग इन मैनेजर पॉलिसी की तरह इन दिस सोसाइटी, मतलब इस समाज में होते हैं ना, आपके विद्यालय में भी होंगे, मतलब आपके दोस्तों के बीच होंगे कि अच्छा, दोस्त नहीं लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, उनका कुछ फायदा ना हो या ना हो, बच्चे नहीं यार, दुनिया में हर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका फायदा हो ना हो लेकिन अगला परेशान रहे। ठीक है, तो उन्हीं के लिए मुहावरा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे है हाँ ए पेटीकोट गवर्नमेंट, ए पेटीकोट गवर्नमेंट, ये आया है 2018 में आपके एग्जाम में। तो पहली बात, ये पेटीकोट, आप हंसोगे, पेटीकोट का मतलब आप जो समझ रहे हो है, हाँ, पेटीकोट का मतलब लहंगा होता है, लेकिन पेटीकोट का मतलब लड़की भी होता है, औरत भी होता है, याद रखना। ठीक है, तो पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब महिलाओं की सरकार। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारी महिलाएं ही हो ऊपर से नीचे तक, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, महिलाओं की सरकार। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा द रूल एक्सरसाइज बाय द वुमेन। ठीक है, वुमेन। ठीक है, रूल्स मतलब नियम कानून, एक्सरसाइज मतलब लगाए जाते हैं, बाय वुमेन्स मतलब महिलाओं के द्वारा। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। एक्सोटिक प्रोजेक्ट, एक्सोटिक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्सोटिक मतलब होता है बेटा अति कल्पनाशील, तो काम ही है एक काल्पनिक कार्य। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया, एक काल्पनिक
कार्य, ठीक है। और इंग्लिश में अर्थ क्या हो जाएगा? इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा अ फूलिश प्लान, अ फूलिश प्लान, ठीक है। काल्पनिक कार्य, काल्पनिक की जगह एक दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हो, एक मूर्खतापूर्ण कार्य, ठीक है। दोनों इसका अर्थ हो सकता है, एक काल्पनिक कार्य है, एक मूर्खतापूर्ण कार्य। इंग्लिश में हो गया अ फूलिश प्लान। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। कंप्लीटिंग 12th syllabus in a month is a quixotic प्रोजेक्ट, ठीक है। वाक्य में प्रयोग हो गया कंप्लीटिंग 12th सिलेबस इन अ मंथ, मतलब एक महीने में कक्षा 12 का सिलेबस पूरा करना क्या है? इज ए क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट, मतलब एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। आप एक महीने में पहली बात तो पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा भी कर दोगे तो कुछ उसमें से मिलेगा नहीं। केवल पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, पढ़कर समझना बड़ी बात होती है ना। तो एक महीने में सारी किताब असंभव बात है। अगर आप कर भी जाते हो, संभव तो है नहीं, अगर कर भी जाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य होगा वो। ऐसा सोचना ही मूर्खतापूर्ण कार्य होगा, करने की तो बात ही छोड़ दो। आगे चलते हम। आगे बेटा, अ रोलिंग स्टोन, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। लाइफ में ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहा करो। रोलिंग स्टोन मतलब होता है अस्थिर, रोलिंग मतलब लुढ़कता हुआ, स्टोन मतलब पत्थर। लुढ़कता पत्थर क्या होता है? कहीं रुकता है? नहीं रुकता ना। तो इसका अर्थ भी होता है एक अस्थिर, एक अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति, प्रकृति वाला व्यक्ति, ठीक है। एक अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव अस्थिर हो, मतलब कभी तुम्हारे साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, मतलब ऐसे, मतलब उसके लिए एक जगह रुकना असंभव हो। उसी को हम क्या कहते हैं? रोलिंग स्टोन कहते हैं। ऐसे लोग से सावधान रहा करो। आपके साथ कुछ दिन रहेंगे, आपकी कुछ खास बातें जानेंगे, फिर आप दूसरे के साथ हो जाएंगे, आपकी शिकायत वहां जाके करेंगे। ऐसे लोगों से एकदम सावधान। और रोलिंग स्टोन जो होते हैं बड़े खतरनाक आदमी होते हैं, ठीक। और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है बेटा, हाँ, ए पर्सन विथ अनस्टेबल माइंड, ठीक है। एक व्यक्ति, अनस्टेबल मतलब अस्थिर, एक व्यक्ति जो अस्थिर दिमाग वाला होता है। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ये एक कहावत है, ठीक है। ए रोलिंग स्टोन मतलब एक लुढ़कता हुआ पत्थर, गैदर्स मतलब इकट्ठा करता है, नो मास मतलब कोई भी भार। ये तो शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि अस्थिर प्रकृति वाले व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। आप जब बार 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 पार्टी बदलोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी यहाँ इस पार्टी से भी इज्जत खत्म हो जाएगी, अगली पार्टी में भी इज्जत खत्म हो जाएगी। जैसे कुछ विधायक या मंत्री है, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में, ऐसे करते रहते हैं ना धीरे धीरे। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ठीक है, वो इतनी बार इधर उधर हो चुके हैं कि धीरे धीरे उनका महत्व खत्म होते जा रहा है। फिलहाल तो ऐसे अस्थिर प्रकृति वाले व्यक्ति से सावधान रहिए। और आप जानते हैं कि उनका धीरे धीरे वो अपनी इंपोर्टेंस खुद ही खो देते हैं। आगे चलते हैं। अगला है बेटा, एट एट अ लॉस, ठीक है। एट अ लॉस, इसका अर्थ देखो, एट अ लॉस मतलब, लॉस मतलब क्या होता है? खोना, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। इस इडियम का अर्थ क्या है? हतप्रभ, हतप्रभ, हतप्रभ मतलब बेटा भौचक्का हो जाना, आश्चर्यचकित से ज्यादा। जैसे कोई लड़का अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा कर जाए तब आश्चर्य होता है, लेकिन
एक गधा लड़का भी बहुत अच्छा कर जाए तब लोग हतप्रभ हो जाते हैं। ठीक, तो जब ऐसा कार्य हो जाए तब उसको इंग्लिश में अगर मुहावरा यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, एट अ लॉस। आप कह सकते हो कि आई एम एट अ लॉस ऑन योर सक्सेस। ठीक, मैं तुम्हारी सफलता से क्या हूं, एकदम हतप्रभ हूं। हतप्रभ इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा पजल्ड। ये बेटा ये जो है ना पजल्ड, ये हतप्रभ वाला नहीं, ये पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। आप परेशान हो, मतलब एट अ लॉस, मतलब आप आश्चर्यचकित तो हो लेकिन वो अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला। मैंने सोचा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन तुम तो बहुत अच्छा कर गए। ठीक, तो आप वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। अभी मैंने बताया आई एम एट अ लॉस एट योर रिजल्ट। ठीक है, ठीक। जैसे आप एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी लोगों, हो सकता है कोई आपसे जलता हो, तो उसके लिए सेंटेंस बहुत फिट पड़ेगा। कहेगा करे यार तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, आई एम एट अ लॉस, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। हतप्रभ मतलब वो नेगेटिव वाला हतप्रभ कि मैंने सोच क्या रखा था, हो क्या गया। आगे चलते हैं, अगला है ए मैन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ए मैन ऑफ पार्ट्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैन ऑफ पार्ट्स कहते हैं। इंग्लिश में आपसे पूछेगा तो ये दे देगा टैलेंटेड। इंग्लिश में अर्थ इसका होता है टैलेंटेड। टैलेंटेड मतलब प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। और जो है कोई वाक्य प्रयोग करना है तो आप वाक्य बना लो, लिख लो, रमेश इज अ मैन ऑफ पार्ट्स। रमेश एक प्रतिभा संपन्न आदमी है। चलते हैं अगले इडियम्स पर। हमारा अगला इडियम्स है बेटा ए फीदर इन वंस कैप। ए फीदर इन वंस कैप। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अगर मिलिट्री के बारे में जानकारी है तो इसका इस वाक्य का समझना, सॉरी इस मुहावरे को समझना आसान हो जाएगा। देखो मिलिट्री में जब ओहदा बढ़ता है ना तो यहाँ पर एक रिबन बढ़ाया जाता है और आपकी टोपी में एक पंख लगाया जाता है। ठीक है, तो वही फीदर इन वंस कैप मतलब सम्मान बढ़ना। ठीक है, शानदार उपलब्धि। आप जो है आपको आपकी रैंक कब बढ़ाई जाएगी, सॉरी आपकी रैंक अगर बढ़ गई, आपका प्रमोशन हो गया तो आपके लिए क्या शानदार उपलब्धि है। तो हिंदी में अर्थ इसका क्या होता है, शानदार उपलब्धि। शानदार उपलब्धि। ठीक है, शानदार उपलब्धि। और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है ग्लोरियस अचीवमेंट। ग्लोरियस अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, तो ग्लोरियस अचीवमेंट मतलब शानदार उपलब्धि। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, हिज रिजल्ट इज अ feather in his cap. His result is a feather in his cap for him. ठीक, उसका जो रिजल्ट है उसके लिए एक शानदार उपलब्धि है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला है बेटा एज फॉर एज। एज फॉर एज मैं लिखाऊंगा नहीं, आप जानते हो एज फॉर एज। एज फॉर एज मतलब जहां तक। ठीक है, जहां तक हो सके। आप इसको कॉमन लैंग्वेज में भी बहुत बार यूज करते हुए आपने सुना होगा, एज फार एज आई वांट टू से, मतलब जहां तक मैं कहना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन में ज्यादा करके यूज किया जाता है। एज फार एज का अर्थ होता है जहां तक। और
इंग्लिश में भी होता है सो फार एज रिगार्डिंग, मतलब जहां तक माना जाए। और अभी मैंने वाक्य प्रयोग करके बताया, एज फार एज आई वांट टू से माय नेम इज दुर्गेश कुमार सिंह, ऐसे आप लिख सकते हो। या एज फार एज आई वांट टू से आई एम अ टीचर, जहां तक मैं कुछ कहना चाहता हूं तो मैं एक अध्यापक हूं। आगे चलते हैं। अगला है बेटा एट लार्ज। ये अच्छा, इसको याद रखना, छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ भी बिल्कुल अलग है। एट लॉस की तरह, एट लार्ज इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। इसका अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र। हाँ, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। इंग्लिश में अर्थ होता है फ्री या एट लिबर्टी। लिबर्टी एक चप्पल आता है, लिबर्टी का मतलब आजादी होती है। एट लार्ज का हिंदी में स्वतंत्र और इंग्लिश में अर्थ होता है फ्री या एट लिबर्टी। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। द criminal was at large accidentally, ठीक है, दुर्घटना बस क्रिमिनल क्या हो गया, एट लार्ज हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया या छूट गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा है 32 एट ए स्ट्रिच। एट अ स्ट्रिच, एट अ स्ट्रिच मुहावरा है, इसका हिंदी में अर्थ है बेटा बिना रुके हुए, बिना रुके हुए लगातार काम करना, बिना रुके हुए, ठीक है। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। एट स्ट्रिच, एट अ स्ट्रिच बिना रुके हुए, इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा विदाउट स्टॉपिंग। अब आप वाक्य में प्रयोग कर लो। आई रोट माई प्रोजेक्ट वर्क एट अ स्ट्रिच। मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क एट अ स्ट्रिच पूरा किया, मतलब बिना रुके पूरा किया। आगे चलते हैं। अगला हमारा 33 है, हमारा 33 है। 33 है बेटा ए फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड दुनिया में बहुत मिलते हैं बेटा। ए फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब सुंदर, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब साथी, सुंदर मौसम के साथी मतलब सुख के साथी। ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इज नीड, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इज इंडीड। जो हमारी आवश्यकताओं में हमारे साथ खड़ा रहे वो क्या होता है, वही मेरा वास्तविक दोस्त होता है। लेकिन दुनिया में ये दोस्त बहुत होते हैं, कहा नहीं जाता वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल बट देयर इज नो पीपल गुड। गुडी गुडी मतलब होता है पाखंडी। ये संसार पाखंडी लोगों से भरा है, कोई भी लोग वहां पर एक्चुअली अच्छे नहीं है। उसी में से ये भी फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सुख के साथी या स्वार्थी मित्र, स्वार्थी मित्र या सुख के साथी। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है, सुख के साथी सेल्फिश फ्रेंड। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। बीवेयर, बीवेयर मतलब सावधान रहो, बीवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। बीवेयर ऑफ ए फेयर वेदर फ्रेंड मतलब एक स्वार्थी मित्र से हमेशा बीवेयर मतलब सावधान रहो। आगे चलते हैं। आज के लिए अंतिम होगा 34th है हमारा, आज के लिए अंतिम होगा 34th है। ए लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज मतलब होता है इसका झूठा बहाना, झूठा बहाना, ठीक है। आप लोग बहुत करते हो झूठा बहाना।
जब हम पकड़ते हैं तो पैंट के लिए सर फट गया है, ये सिलाने के लिए गंदा था, ठीक है, झूठा बहाना मारते हो। तो झूठे बहाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेम एक्सक्यूज कहते हैं बेटा, ठीक है। इंग्लिश में इसका अर्थ हो जाएगा फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज, ठीक है, लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाने मत बनाओ। तो फिलहाल एक और बता देते हैं, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 35th है, बैड ब्लड। ये मुहावरा है बैड ब्लड, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा दुश्मनी, दुश्मनी, ठीक है। और इंग्लिश में अर्थ होता है एनिमिटी, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ इन बैड ब्लड, ठीक है। भारत और पाकिस्तान इस समय दुश्मनी में है। तो ये हमारे बेटा आज के 20 इडियम्स और फ्रेजेस थे, बाकी और जो होगा हम कल बताएंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और आने वाले आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी आप करने जाओगे तो वहां भी काम में आएगा। और आप लोग पढ़ो, कुछ करना नहीं है, वीडियो चला के रख दो और सुनते रहो। आपको और भी चैनल मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे, क्या कहते हैं, इडियम्स पढ़ाएंगे, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में आने वाले। एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया तो कहीं से कुछ भी, मतलब आपके एग्जाम में इसमें से आना ही आना है। और जो वो लोग पढ़ाएंगे तो लोग उनका और ब्रॉड होता है, ठीक है, वो और भी ज्यादा भर देते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मेरा एम है कि मैं अभी 11th और 12th के लिए पूरा कर दूं, उसके बाद उसके बारे में बाद में सोचूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। फिलहाल ठीक है बेटा, वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो लाइक भी कर दिया करो। और कहीं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू बेटा, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।